अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सोर्स ऑफ लिपिड्स है, तो ये सब चीजें। कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कुछ ना कुछ कि ये एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, और ये भी एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें आपने इसकी एग्जांपल मैंने बार बार ग्लूकोज की दे रही होती हूँ मैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस तो कर रहे थे, अब हम प्रॉपर्ली पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और इनका स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर मुझे जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से भी, और इस कार्बोहाइड्रेट्स आर एकदम वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो अनदर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द सेल्स, ये सेल के हर पार्ट में, हर हिस्से में मौजूद हैं। ये सबसे मैं वाइडली प्रेजेंट अगर कोई मैं कहूँ ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो बॉडी में होगा, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स और सैकराइड्स ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्वीट टेस्ट के होते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने कभी इवन शुगर केन ट्राई किया हो या पोटैटो या डिफरेंट तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स आदि सोर्सेज हैं, वो थोड़ी स्वीट होती हैं टेस्ट में, इसलिए इनका एक और नाम है विच इज सैकराइड या शुगर। तो अगर मैं कहूँ कि डाइसैकराइड या मोनोसैकराइड, तो उसका मतलब यही है कि हम उसकी शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, सही है। वर्ड सैकराइड इज राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैकरॉन मीनिंग शुगर। जो सैकराइड है इसका मतलब भी शुगर ही है, सही है। मोस्ट कॉमन एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन द ग्रीन प्लांट्स। ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया जाता है यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड हाइड्रोजन वाटर फ्रॉम सॉइल, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस वाटर जो है मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये आपके प्लांट्स में मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ जाती है, सारे जो प्लांट्स जिस एयर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिस हवा में मौजूद हैं, और वाटर जो है वो भी उनको मतलब तो रेन से आ जाता है या पानी डालते हैं, सॉइल में मौजूद होता है पानी, उन चीज़ों से एब्जॉर्ब करके वाटर ले जाता है। तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोनों मिलकर बनाती हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये इनका स्ट्रक्चर, ये जो इक्वेशन है ना, ये याद करना जरूरी है, ये एग्जाम में। Plants use sunlight energy for food synthesis. This energy is stored as chemical energy in the bonds of glucose molecules, and 4 kilocalorie per gram of energy is released when glucose is good. सही है। Now coming on to structure of carbohydrates. तो अब plants अगर हमने बात तो कर ली थी, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर में अगेन वही जैसे मैंने बताया था अभी लिपिड्स के टाइम पे भी, इसका स्ट्रक्चर भी मेन उन्हीं 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लेकिन डिपेंड करता है उनकी अरेंजमेंट पर और उनके रेशियोज पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो है 1:2:1, यानी कि अगर कोई एक कार्बन मॉलिक्यूल होगा, कार्बन एटम है, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, सही है। तो यानी C6, अगर आप ये वाली इक्वेशन देखो, तो
तो C6H12O6 है, राइट। तो यानी कि अगर 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 12 हो जाएगी। तो इसका ये रेशो इस तरह है, रेशो होता है 1:2:1 कि पहली और आखिरी टर्म्स जो भी जितनी भी है उसकी डबल हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन की वैल्यू। सॉरी, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन का जो इक्विवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं। ये एक्चुअल मतलब है कार्बोहाइड्रेट का। अब जाहिर उसके अलग फंक्शन और अलग चीजें हैं, लेकिन हम अगर असल लिटरल मीनिंग की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल फॉर्मूला। अगर आगे देखो, बिकॉज केमिकल फॉर्मूला पता है ना उसका, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, H2O। तो अगर H2O है तो उसी के इक्वल आपको आ जाएगी C। तो यहाँ पे CH2O वाले ही, इसलिए उसको कहेंगे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आई होप क्लियर। द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज H2O and Y, यानी कि H2O की जितनी भी नंबर है, जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो यहाँ पे Y हो जाएगा एंड CX। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपका मतलब आई डोंट नो, ईयर अगर इस हम किसी और इसकी बात कर लें ग्लूकोज के अलावा किसी की, तो अगर C5 है फॉर एग्जाम्पल, तो C5 होने की वजह अगर होगा तो आपका H बन जाएगा H10 और O5। तो इस तरह से ये फॉर्मूला इसी तरह चलता रहता है। फिर X इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड Y इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला ऑफ मोस्ट कॉमन शुगर ग्लूकोज इज C6H2O6 और C6H12O6। तो वही बात हो गई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है बात का। अब हम आते हैं फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट्स प्ले फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। पहला तो वही मेजर सोर्स ऑफ यूजेबल एंड स्टोर्ड एनर्जी, तो ये एनर्जी की सोर्स है सेल के अंदर और उसकी पूरे बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल जो प्लांट्स की है सेलुलोज से बनी है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी है। और ये सारे जो हैं तीनों सेलुलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकिन तीनों टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो ये इनकी सेल वॉल का एक पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट है। सेलुलोज प्रेजेंट इन द सेल वॉल इन ऑफ plant fruit, vegetables, bran and whole grains is not digestible, hence act as fiber or roughage in the human diet। ठीक है, कि ये आपकी डाइट का मतलब डाइजेस्टेबल नहीं होते जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स, क्योंकि उनकी सेल वॉल जो है, तो इसलिए वो मतलब वो फाइबर के तौर पर एक्ट करती है। जैसे अगर सेलुलोज है, सेलुलोज मौजूद होता है आपकी डिफरेंट प्लांट्स की उसके अंदर। तो अगर हम इवन शुगर केन भी है, तो शुगर केन डाइजेस्टेबल नहीं है। ये कोई भी वेजिटेबल अगर आप लें जिसके अंदर ज़ाहिर सेल वॉल होगा, क्योंकि वेजिटेबल्स भी प्लांट्स ही हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन वो फाइबर के तौर पर एक्ट करती है। सही है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड एफिशिएंटली थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इफेक्टिव इन अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन, यानी कि फाइबर का काम यही होता है कि कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट बाउल मूवमेंट्स हों और कॉन्स्टिपेशन ना हो पाए। सही है। तो ये आई होप दिस इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेलुलोज फाइबर एब्जॉर्ब्स अवे टॉक्सिक केमिकल्स व्हिच माइट बी प्रेजेंट इन फूड। ये जो सेलुलोज है, फाइबर है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि वो फूड के अंदर मौजूद जितने भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको निकाल के मतलब उनको एब्जॉर्ब कर ले और उससे आगे वो कर दे। इट हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। ज़ाहिर ये भी काम हो गया। सुक्रोज इज यूज्ड एज कॉमन टेबल शुगर एंड यूज्ड एज नेचुरल स्वीटनर। जैसे आप खाने में जो शुगर यूज करते हैं आपके किचन में ही मौजूद होगी, वो जो है सुक्रोज होता है, दैट इज सुक्रोज। वो ग्लूकोज वगैरह नहीं होता, ग्लूकोज वो है जो कि आपको प्लांट से मिलता है एंड जो आप डाइजेस्ट फॉर्म में होती है, तो सुक्रोज जो है, लेकिन दैट इज टेबल शुगर। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन प्लांट्स स्टोर्ड इन एज स्टार्च इन देयर फ्रूट स्टेम, फ्रूट्स और सीड्स एंड एनिमल एंड ह्यूमन फूड। यानी कि तो मैं बेसिकली जो प्लांट्स वगैरह में आपका ग्लूकोज स्टोर होता है वो एज स्टार्च स्टोर होता है रूट्स वगैरह के अंदर। तो यही बात हो रही है। एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज इज stored in animal muscles and liver cells as glycogen which serves as energy bank। अब जो एनर्जी की स्टोर है ग्लूकोज की फॉर्म पर, जो एनर्जी ग्लूकोज का जो एनर्जी स्टोर है वो ग्लाइकोजन में पाया जाता है
और मतलब ग्लाइकोजन के तौर पर, ग्लाइकोजन इज द फॉर्म जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, जो ग्लूकोज स्टोर होता है, और वो लिवर सेल्स के अंदर और एनिमल मसल्स के अंदर स्टोर होता है। और ये वापस से जैसे ही आपको जरूरत होती है एनर्जी की, जो हमने होम्योस्टेसिस से बात की थी, कि अगर आपको लगे कि अच्छा बहुत देर से खाना नहीं खाया, ब्लड शुगर लो हो रही है, भूख एनर्जी कम हो रही है, तो यही ग्लाइकोजन रिलीज करेगा ग्लूकोज को और वो एनर्जी बचेगी। ठीक है। और काइटिन मीन्स एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स एक टाइप ऑफ प्लांट होता है, एनिमल्स होता है, मतलब वो उनका जो स्केलेटन है वो काइटिन से बना होता है। अब इसकी भी सोर्सेज की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो फिर हम इसके बाद यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट सारे बायोमोलिक्यूल्स एंड हो जाएंगे। तो नाउ क्या इनकी सोर्सेज है? मोनोसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, वन शुगर वाली। तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीगल से मिलती हैं, हनी में भी मौजूद होंगी। डाइसेक्राइड यानी टू शुगर मॉलिक्यूल एटम जब होता है, तो ये सुक्रोज के तौर पर, और ये आप शुगर केन, शुगर बीट्स, फ्रूट्स वगैरह से मिलेगी। लैक्टोज जो है टाइप ऑफ मिल्क शुगर है और वो डेयरी प्रोडक्ट्स में होगा। सेलुलोज जो है वो प्लांट से मिलता है। कॉटन जो है वो सेलुलोज है। ये सारे स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, व्हीट, बार्ले, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो ये इन तरह की चीजें। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो हमने इसे चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन कहता है किसी भी चीज को जब हम डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करें। ठीक है, कहते हैं ना कि जैसे आपके स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होंगी, क्लास 1 एक है, क्लास 2 3 वटेवर, तो बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा इन बच्चों ने इतना पढ़ लिया है, इतनी उनकी नॉलेज, इतनी आईक्यू इस पॉइंट पर आ चुकी है, तो अब इनको ग्रेड 1 में करेंगे, इनको ग्रेड 5 में डालेंगे, तो उस बेसिस के ऊपर एक टेस्ट होता है। अब वो एक अलग अलग चीजें हैं डिफरेंट, जिसमें आप क्लासिफाई अलग अलग वेज में और अलग अलग चीजों को करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कल हमने जो बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की, जब पढ़ रहे थे पूरी डिटेल में, तो मैंने आपको कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये भी मतलब 3 तरह के होते हैं। मतलब एक बिल्कुल सिंपलेस्ट होते हैं, जो कहीं जिनको हम मोनोसेक्राइड्स कहेंगे। एक थोड़े से ज्यादा, जिसमें 2 शुगर्स अगर होंगी, बिकॉज सेक्राइड याद है हमने कहा था कि सेक्रॉन्स निकला है, विच मीन्स शुगर। तो इट मीन्स अगर 1 शुगर, सिंगल शुगर अगर कोई है तो वो मोनोसेक्राइड है। अगर 2 शुगर्स हैं वो मिलके मॉलिक्यूल बना रही है तो वो डाइसेक्राइड हो जाएगा। और अगर कोई 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाले शुगर है तो वो पॉलीसेक्राइड होगा। आपके आसपास जो आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो शुगर इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, वो सारी आपको नजर आती है यूजली पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, कि वो ज्यादा शुगर्स होती है। जैसे कि स्टार्च है जो कि आपको मिलेगा चावलों में, रोटी में और इवन पोटेटोज में। सबसे कॉमन हमारा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है दैट इज स्टार्च। तो स्टार्च जो पॉलीसेक्राइड है। देन मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास ये आते हैं जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जिससे मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे जो कि अगर हम उसको मैं इक्विवेलेंट देखूं उसका, तो प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड था ना, अमाइनो एसिड वहां पर एक उसका इक्विवेलेंट कार्बोहाइड्रेट्स में अमाइनो एसिड का मोनोसेक्राइड है, कि इससे सिंपल कोई चीज नहीं हो सकती, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। तो जनरली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो यहाँ पे भी हम इसमें मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म, as I just said, of carbohydrates are primarily produced during photosynthesis। ये यूजुअली फोटोसिंथेसिस में बनती हैं। जैसे कि आपको ग्लूकोज की एग्जांपल पता है, ग्लूकोज इज वन जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है और वो मोनोसेक्राइड होता है। लैक्टोज जो है वो भी एक शुगर है जो कि बिल्कुल सिंपल मोनोसेक्राइड है और वो मिल्क में या डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। सुक्रोज है जो कि आपको शुगर फ्रूट्स वगैरह में मिलती है, जो टेबल शुगर है वो भी सुक्रोज होती है। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड आर सोल्यूबल इन वाटर। ये बिल्कुल जो बिल्कुल मुन्ने मुन्ने, अगर आप शुगर की अपने दिमाग में इमेज बनाएं तो आई एम श्योर मोस्टली लोगों के दिमाग में छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने वाइट क्रिस्टल्स आ रहे होंगे दिमाग में, है ना? कि आपने जो अपने घर में देखी होगी कि चाय में डालते हैं चीनी या जो भी खानों में डलती है, तो दिमाग में एक बिल्कुल छोटी सी व्हाइट कलर की क्रिस्टल की इमेज आती है, जिसको आप कहोगे कि ये शुगर है। और इसी तरह से आप शुगर को सॉल्ट से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं और जो सॉल्ट है वो बिल्कुल आपको सिंपल लाइक रिफाइंड फॉर्म में नजर आती है। तो ये इनका वो डिफरेंस भी है। दे आर स्वीट इन टेस्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स में रेंज फ्रॉम 3 to 7, यानी 3 कार्बन एटम्स से लेकर 7 कार्बन एटम्स तक के डिफरेंट उनके शुगर वाले एटम्स हैं जो कि मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ट्रायोसिस, टेट्रोसिस,
पेंटोजेस, हेक्सोजेस एक्सेट्रा। यानी कि उनका नाम जो है कार्बन एटम, वो उनकी डिपेंड ही इस बात पे करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर जाहिर है आपको इतना शायद मैथ्स वगैरह में पढ़ा हो कि पेंटागन, हेक्सागन वगैरह, ट्राइंगल, हम डिफरेंट उनके नाम लेते हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो ये सारे नाम वही अगर उसमें आ रहा होगा शुरू में, तो ये डिपेंड्स कि कितने कार्बन एटम्स एडेड हैं उस शुगर के अंदर। तो अगर ट्रायोजेस है, ट्राई मींस 3, तो ट्रायोजेस अगर आ गई तो उसका मतलब है कि वो 3 कार्बन एटम वाला है। टेट्रोजेस, टेट्रा, जैसे इवन टेट्रा अलग टेट्रा का एक होता है ना, तो वो टेट्रोजेस मींस 4 कार्बन एटम्स। पेंटोजेस, पेंटागन जैसे होता है, तो पेंटोजेस, पेंटो मींस 5, तो विच मींस 5 कार्बन एटम्स। हेक्सोजेस 6 कार्बन एटम, आगे 7 कार्बन एटम्स, इस तरह से ये होता है। और डिफरेंट कार्बन एटम से बस यही डिपेंड, उससे फर्क ये पड़ता है। और आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या फर्क पड़ रहा है, शुगर तो वही है, तो मोनोसेक्राइड सेम रहता है, यानी कैटेगरी सेम है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं किसी एक शुगर के अंदर, वो उससे उनका पूरी क्वालिटीज चेंज हो जाती है। अगर किसी में 3 कार्बन एटम्स होंगे तो उससे तो ज्यादा सिंपल फॉर्म, उसमें इतनी शुगर, इतनी एनर्जी ना मिलती हो। लेकिन जो हेक्सोजेस होगा या जो उसके भी आगे 7 कार्बन एटम्स वाला होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देगा, वो अलग तरह की चीजों के लिए यूज होगा। तो इसलिए ये आपके पास अलग अलग वो आता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हेक्सोजेस की, तो हेक्सोजेस इज ग्लूकोज। आपका ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन एटम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स आर पेंटोजेस, यानी जो 5 कार्बन वाले हैं वो सबसे कॉमन है। एंड हेक्सोज 5 कार्बन या 6 कार्बन एटम वाले सबसे कॉमन है, इससे कम वाले इतने यूजुअली नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल राइबोज, राइबोज भी, राइबोज शुगर, राइबोज आपको कहाँ पे दिमाग में आएगी, राइबोज जो है ना डीएनए के अंदर होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड आता है। अभी न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ेंगे हम आगे, कि न्यूक्लिक एसिड भी तरह का वो होता है, टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। लेकिन राइबोज जो है ना वो एक 5 कार्बन एटम वाली शुगर होती है। अच्छा, किसी की चीज के अगर आखिर में ओज आ जाए तो वो एक शुगर बन जाती है, अगर आखिर में एज आ जाए यानी ASE आ जाए तो वो एंजाइम बन जाता है। यूजुअली ऐसा होता है, हर चीज में ऐसा नहीं होता, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये पहचान है, अगर एग्जाम में आ जाए ना कभी कि जैसे ये भी हो सकता है कि आपके बारे में एग्जाम में टेट्रेजेस आ जाए या पेंटोजेस की जगह पेंटेजेस आ जाए, तो आप उसको वो नहीं कर दिएगा। इस रिमेंबर कि अगर बीच में ओ आ रहा है किसी वर्ड लाइक शुगर बोल, तो ये बताता है कि ये चीज शुगर है। अगर आप किसी वजह से अमाइलेज होता है, यही भी जैसे अगर लैक्टोज की मैं बात करूं, तो लैक्टोज एक शुगर है जो कि मिल्क में पाई जाती है, सही है, मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट वगैरह इन सब में पाई जाएगी, तो वो लैक्टोज एक शुगर है। लेकिन लैक्टेज इज एन एंजाइम जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है लेप्टेज। तो ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो एक ही बात लग रही है, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो, वो अगर होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कभी आखिर में एज आ जाए तो उसको कभी भी शुगर मत कहना एग्जाम में, ठीक है। दिस वॉज जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो राइबोज जो है वो एक 5 कार्बन एटम वाली पेंटोज शुगर है, फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड यानी जो डीएनए या आरएनए होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ग्लूकोज CH, ग्लूकोज क्या था ये मैंने बताया अभी, सी कार्बन से 6 कार्बन एटम्स होता है, इज अ फेमिलियर हेक्सोज, तो वो एक हेक्सोज है। Monosaccharides are not further hydrolyzed. If monosaccharides, mostly pentoses and hexoses, are in crystalline form, they are found as open chain structure, but when they are dissolved in water, they convert into ring structure. अच्छा, अब ये आती है मैं क्या बात हो रही है यहाँ पर। ये पहली तो बात ये है कि ये मजीद हाइड्रोलाइज नहीं होता है, यानी कि इसको आप
कोई ग्लूकोज को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ग्लूकोज इससे सिंपल फॉर्म में नहीं जा सकता, वो सबसे छोटी फॉर्म में ही ऑलरेडी मौजूद है अभी ग्लूकोज के तौर पर। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स होती हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा आगे कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाता है। ऑलराइट, और अगर जो मोनोसेक्राइड्स हैं जैसे पेंटोज हेक्सोज वगैरह, वो अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, यानी कि आपको ऐसे शुगर टेबल शुगर नजर आती है उस तरह के अगर शुगर की फॉर्म में होंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन मतलब कि थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर वो वहीं से अगर वो डिसॉल्व हो जाए, जैसे आप अगर ये एक्सपेरिमेंट अभी भी अपने मतलब घर में करके देख सकते हो कभी भी, कि चीनी को लेकर पानी में मिला लिया, ये लोग इवन करते हैं कि ग्लूकोज के तौर पर अगर कभी शुगर लो हो रही हो किसी की, या तबीयत बहुत खराब हो रही हो, या रमजान में अगर रोजा खोल दी तबीयत बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो चीनी पे पानी में चीनी मिलाकर पीने को देते हैं लोग। तो वो चीज है, अगर हम कहें कि अगर वो वही शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए पानी के अंदर, डिसॉल्विंग इन वाटर, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वो एक रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह का एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आती है। ऑलराइट, ये बस स्ट्रक्चर की बात है। ये चीज अगर मैक्सिमम आएगी भी तो ये आपको एमसीक्यूज में आएगी, ये ज्यादा कोई वो नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए नहीं है। बात में कही थी कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन शुगर है, वो इसमें मजीद ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकती। इट्स लाइक द सिंपलेस्ट फॉर्म, हाइड्रोलाइज मजीद नहीं हो सकती। हाइड्रोलाइज कहते हैं कि मजीद डिवाइड होना, यानी कि और ब्रेक डाउन होना, तो मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। मोनोसेक्राइड्स आई वाज टेलिंग कि जब वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं जिसमें आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो वाटर के अंदर, तो वो एक चेन फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि इस तरह की चेन वाला स्ट्रक्चर होता है उसका। लेकिन जैसे ही वो आप उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, जब तक वो क्रिस्टल्स थे तब तक वो एक चेन वाले स्ट्रक्चर में थे, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज होकर रिंग स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक है, सो वो ये बस आप से कि ये जो चीज है ना, ये मैक्सिमम अगर आपके पास एग्जाम में आएगी तो इट विल कम एज एमसीक्यूज, नॉट एज प्रॉपर लाइक शॉर्ट या एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के तौर पर नहीं आ आएगी। तो इट्स अ सिंपल थिंग। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड्स जो हैं, ये ज़ाहिर है इसने बताया कि दो अगर आप मोनोसेक्राइड्स को मिलाएंगे तो वो डाइसेक्राइड्स बनाते हैं, बिकॉज डाइसेक्राइड्स यहाँ पे जैसे लिखा है कि विच कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज टू मोनोसेक्राइड्स ऑन देयर हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड डाइसेक्राइड्स। यानी अगर हाइड्रोलिसिस बेसिकली कहते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो अगर कोई भी चीज़ पानी की मदद से ब्रेक हो रही है, यानी उसमें मजीद डिवाइड हो रही है, तो वो चीज़ इट मीन्स कि ये मतलब वो हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, एक प्रोसेस है कि मजीद ब्रेकडाउन हो सकता है। वो अब मोनोसेक्राइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। मोनोसेक्राइड सबसे सिंपल फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद हैं, वो इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होते। लेकिन डाइसेक्राइड्स अगर आप उनको हाइड्रोलाइज करें, यानी वाटर की मदद से उनको डिवाइड करें दो में, तो वो दो मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो बिकॉज दे आर फॉर्म ड्यू टू बॉन्डिंग ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स, यानी दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से आपस में बनने से वो हम कहते हैं कि ये अब डाइसेक्राइड बन गए। और ये जो आपस में मिलने वाला प्रोसेस है, हम कहेंगे दो मोनोसेक्राइड्स जॉइन टुगेदर टू मेक अ डाइसेक्राइड। तो उस जॉइनिंग वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होती है कि चीजें कमिंग टुगेदर, ठीक है, नॉट ब्रेकिंग अप, दे आर जस्ट मिक्सिंग अप और आपस में ज्वाइन होना। तो इन दो मोनोसेक्राइड्स का कंडेंसेशन होकर डाइसेक्राइड बनता है। ऑलराइट, दे आर ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी ये भी वही क्रिस्टल सॉलिड्स की तरह मौजूद होते हैं। दे आर कंपेरेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड आर लेस स्वीट इन टेस्ट। यानी कि जो ये जो है वाले डाइसेक्राइड्स, ये फौरन से आप इनको उसमें डिजॉल्व नहीं इतना डिजॉल्व नहीं होते ये पानी के अंदर, और इनका टेस्ट भी उतना ज़्यादा स्वीट नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो ये हैं सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज। जैसे अगर आप चीनी का जो कोई शुगर खाएं, क्रिस्टल्स खाएं, उसकी जो मिठास है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर आप कोई फ्रूट खाएं। अगर आप एप्पल खा रहे हैं, इवन अगर आप ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी कोई भी अगर मीठी भी फ्रूट खाएं, तो उसकी भी जो स्वीटनेस है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी कि एक शुगर के जो शुगर क्यूब या शुगर क्रिस्टल्स होते हैं उनमें होती है। सही है, तो ये इसलिए ये बात ये है कि ये थोड़े कम स्वीट होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं मगर उतने नहीं होते जितने मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ऑलराइट, और जो लैक्टोज है, दूध का एक मीठा टेस्ट आता है, लेकिन वो कोई कम्प्लीटली मीठी चीज नहीं है। आप उसको एज ए डिजर्ट नहीं बोल सकते कि मिल्क इज अ कम्प्लीट डिजर्ट, लेकिन जो बाकी शुगर क्रिस्टल्स हैं वो मिलकर एक मीठा बनाते हैं। सही है, सुक्रोज इज द मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड कॉमनली यूज स्वीटनर एंड नोन एज केन शुगर। केन शुगर वही जैसे जाके कॉमन स्वीटनर होता है वो सुक्रोज होती है। केन शुगर आपको शुगर केन वगैरह सबसे मिलती है।
शुगर केन की जो प्रॉपर वो होती है ना रिफाइनमेंट, उससे आपको सुक्रोज मिलती है। सुक्रोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, कंडेंस होंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो बनाएगा सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज बनेगी इस तरह से। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट है माल्टोज। तो माल्टोज इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को अगर आपने मजीद ब्रेक डाउन किया तो माल्टोज आ जाएगा एज एन इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड। इट इज स्लाइटली स्वीट, वेरी सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में डिजॉल्व तो हो जाती है बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की सी मिठास होगी इसके अंदर। द माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिलीजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल, और ये बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से। सही है, जैसे कि अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाया तो बनेगा सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाया तो बनेगा मैल्टोज, और अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाया तो बनेगा लैक्टोज। अब नेक्स्ट हमारे पास लैक्टोज है। Lactose is naturally found in milk and milk products. Lactose is formed by the condensation of galactose and glucose. ग्लूकोज और गैलेक्टोज अगर मिलेंगे तो बनेगा लैक्टोज। ठीक है, फिर आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स पर। तो पॉलीसेक्राइड्स जो है लार्जेस्ट ग्रुप है इसका कार्बोहाइड्रेट्स का, सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि इनको बहुत इससे मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट नहीं है ना सिंपल है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल। इसको मैं काफी हद तक ब्रेक डाउन करना हो तो ताकि आपके पास ग्लूकोज वगैरह पहुंचे। देयर आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीमर्स ऑफ मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के उसमें प्लांट्स उसमें स्टोर बनती है और स्टोर होती है एनिमल्स में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, फूड एंड एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च और ग्लाइकोजन। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये आपने आई एम श्योर नोटिस की होगी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे मैंने कहा था ग्लूकोज होती है, तो इट्स नॉट लाइक कि बाकी जो फ्रक्टोज वगैरह है, गैलेक्टोज है, तो ये भी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो बात तो सही है, लेकिन वो सिंपलेस्ट हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज बिल्कुल ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बाकी फ्रक्टोज या मैल्टोज पर आएगी, लेकिन ग्लूकोज में हर चीज आएगी। तो अगर हम सुक्रोज को भी देखें तो सुक्रोज के बनने में एक एलिमेंट ग्लूकोज है, माल्टोज के बनने में तो दोनों ही ग्लूकोज है, और इसके लैक्टोज के बनने में भी ग्लूकोज मौजूद है। तो इनके ग्लूकोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड। सही है। सो देयर स्टोरेज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो पॉलीसेक्राइड्स है ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है, यानी अगर इंसान को अपनी बॉडी में स्टोर करनी है ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगी, स्टार्च की फॉर्म में होगी, तो ये वाली स्टोरेज फॉर्म्स है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी आपकी नॉर्मल यूज आ रही है, अभी एनर्जी जिस फॉर्म में रिलीज हो रही है उस फॉर्म में नहीं है। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, रादर यूजुअली टेस्टलेस, यानी कि टेस्टलेस ही होते हैं, बिल्कुल स्वीट नहीं होते। जैसे अगर आप पोटेटो खाकर देखो, आलू खाएं, उसमें आपको लगेगा वो टेस्ट आ रहा है, मतलब आई मीन आलू का अपना टेस्ट होता है डिस्टिंक्ट बिल्कुल, लेकिन वो स्वीट नहीं होता, तो वो एक अलग सा टेस्ट, बिल्कुल टेस्टलेस सा टेस्ट होता है, जो कि आप बिकॉज यूजुअली आलू अगर सिंपल बॉइल नहीं खाएं तो उसका वो टेस्ट नहीं होगा, आप उसमें नमक या कुछ और चीजें डालनी पड़ेगी, राइट। They yield many monosaccharide units upon complete hydrolysis for energy use, यानी कि अगर बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है पॉलीसेक्राइड, इतने ज्यादा बॉन्ड्स बने हुए हैं कि इसका कंप्लीट अगर हम कहें कि बिल्कुल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होना हो तो उसमें बहुत एनर्जी निकलेगी और उसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स भी निकलेंगे। Polysaccharides are also structural components of cell walls in the cells of plant, fungi and bacteria, यानी कि सेल वॉल का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बस यही बात हमारी इसमें हो रही है कि अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें तो उसमें सेल्यूलोज होता है, अगर फंजाई सेल वॉल की बात करें तो उसमें काइटिन होता है, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, और तीनों ही फॉर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।